आप सभी को मेरा नमस्कार और आज फिर से हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंसेस के ही कंटिन्यूएशन में चलेगा। पिछले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस और उसके जितने ही फॉर्म्स है सारे कवर करवाए, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स और क्वेश्चंस है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए और एक कन्वीनियंट मेथड से आप लोग जो भी क्वेश्चन से डील कर पाए। ठीक है, चलो तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये पास्ट इंडेफिनिट? देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही एक छोटी सी वीडियो में, छोटी सी लेंथ की वीडियो में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को समझनी है। ठीक है, देखो तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम बात करेंगे। अभी पास्ट इंडेफिनिट की बात अगर हम करें तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को भी तुम चाहो तो दो पार्ट्स में सेग्रीगेट हम कर सकते हैं। पहला होता है स्टेट और फिर आता है एक्शन वाला पार्ट। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग खाली स्टेट का पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्टेट का मतलब क्या हुआ? देखो स्टेट का मतलब होता है वॉज और वर का यूज किसमें? पास्ट टेंस में। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट में क्या है? वॉज और वर का यूज करना है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के स्टेट के केस में मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे मैंने क्या बताया था कि हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू डिफाइन अ स्टेट। उसी तरीके से सिंपल पास्ट में वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसके साथ? अलॉन्ग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू डिफाइन अ स्टेट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको बता देता हूं क्या है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और इसके बाद आता है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? मतलब यहां पे सब्जेक्ट जो भी हमारा होगा, नाउन या प्रोनाउन, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देगा। क्लियर है? तो वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट में स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको लिखवा दिया कि सब्जेक्ट वॉज वर्ब एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके साथ लग जाएगी। इसके बाद जो बचे हुए स्ट्रक्चर्स हैं वो आप खुद सोच सकते हैं। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट के केस में और सिंपल प्रेजेंट के एक्शन के केस में मैंने आपको ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं कि किस तरीके से हमारे स्टेटमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो वहां से आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ये जो हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस, वहां इज एम आर था, यहाँ वॉज वर है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। क्लियर है? देखो दूसरी बात, अब जैसे मैंने बोला वाक्य पास्ट टेंस में, मैंने क्या बोला? हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ एक प्रॉपर हिंट होती है वाक्य को पास्ट टेंस में रखने की, या फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में। अगर इस तरीके की हिंट्स हमारे पास नहीं है तो हम चाहें तो वाक्य को किसी भी टेंस में रख सकते हैं, फिर हमारे पास कोई लिमिटेशन इंपोज नहीं होगी। क्लियर है? अब देखो इसमें जैसे अगर पास्ट टेंस की बात करें तो जैसे मैंने बोला पास्ट के लिए क्या हिंट मिल सकती है? लास्ट मंथ बोल सकता हूं, लास्ट ईयर बोल सकता हूं, लास्ट वीक बोल सकता हूं, यस्टरडे बोल सकता हूं। ठीक है, मैनी ईयर्स एगो बोल सकता हूं, मैनी ईयर्स बैक बोल सकता हूं। पास्ट परफेक्ट में अर्लियर का यूज कर सकता हूं, अर्लियर। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट में अर्लियर का यूज कर सकता हूं, एगो और बैक का यूज कर सकता हूं। सिंपल पास्ट में यस्टरडे लिख सकता हूं, डे बिफोर यस्टरडे लिख सकता हूं, या कोई भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम ऐसा जो पास्ट के टाइम को रेफर करे। 1947 हो गया, जैसे 2011 हो गया, 1983 हो गया, जैसे ये सब क्या है? तो ऐसे जब कुछ वाक्य में हिंट्स लगे हों तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहां पे सेंटेंस जो आपका किस में रहने वाला है? पास्ट टेंस में रहने वाला है। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से ये समझाता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझा देता हूं। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कैसे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार, देखो इतना मुश्किल नहीं है। देखो टेंसेस आसान टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम लोगों को कराऊंगा मैं। अभी फिलहाल बेसिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक आइडिया दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग जब फ्यूचर टेंस वगैरह सब पढ़ लेंगे तो मैं तुम्हें सब्जेक्टिव मोड, इमेजिनेशन वाले केसेस पढ़ाऊंगा जहां पे आई और ही और शी के साथ हम वर का यूज करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जब सिंपल पास्ट में हम नॉर्मल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो आई, ही और शी के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं। आई वॉज या ही वॉज या शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बट क्या है, कुछ केसेस हमारे पास, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ वर लगाते हैं। क्यों है ऐसा? और ऐसे 10वीं में, 10th क्लास में, जैसे काफी बोर्ड एग्जाम्स में ये सवाल आया है काफी बार, इफ यू वर या इफ आई वर द सीएम या इफ आई वर द पीएम। तो क्या है वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद वॉइसेस होगा, नरेशन होगा, बहुत सारी चीजें।
मतलब टेंसेस की बात करें तो टेंसेस का जो एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है क्वेश्चंस में, मतलब ये मान के चलो 35 से 40% तो इसी से आ जाता है। अगर आप जैसे एसएससी के किसी भी मेंस में आप बैठ रहे हैं, जैसे सीपीओ का मेंस ही मान लीजिए, तो 20-20 सवाल तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही आ जाते हैं। फिर 20 सवाल आते हैं स्पॉटिंग डायरेक्ट्स के मान लीजिए, और 20 सवाल आते हैं नो इंप्रूवमेंट के, तो उसमें भी टेंसेस का अच्छा खासा पोर्शन दिया रहता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में तो अच्छा मतलब 35 से 40% क्वेश्चन तो टेंसेस में ही आ जाते हैं। क्लियर है, और बहुत आसान टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, जैसे मैं बोलूं अवस्था की बात कर रहे थे ना, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मार्केट वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। लो बन गया, बन गया ये। अब देखो यहां पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर है, जैसे मैंने बोला था इजएमआर के साथ वॉज की इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, उसी तरीके से वॉज और वर्ब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। क्या करने के लिए? टू डिफाइन अ स्टेट। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और देखो ऐसे, द एग्स वर बॉइल्ड। ये लो, एग्स की जो अवस्था थी कैसी थी? वो उबले हुए थे। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है ये, बेसिक से इंफॉर्मेशन मैं हमेशा देते रहता हूं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, बहुत सालों से मैं चला रहा हूं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ट्रेन जली हुई थी। ट्रेन अगर जली हुई थी तो बोलो द ट्रेन वॉज बर्न्ड। ईडी भी लगा सकते हो या इतना बोल लो, द ट्रेन वॉज बर्न्ड। द ट्रेन वॉज बर्निंग, मतलब ट्रेन जल रही थी। एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूअस, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, पास्ट टेंस में। बट व्हेन यू से द ट्रेन वॉज बर्न्ड, तो बर्निंग का एक्शन जब खत्म हो गया, अब ट्रेन जो है अच्छा खासा जल के एशेस में टर्न हो गई, ठीक है, एशेस में टर्न हो गई, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बर्न्ड। अब जली हुई है ट्रेन, जल रही थी तो वॉज बर्निंग, अब जली हुई है, जली हुई थी तो बर्न्ड। क्लियर है, तो देखो वॉज के साथ कौन सी फॉर्म लगाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है। तो जैसे इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अवस्था बताता है, अवस्था को दर्शाता है, उसी तरीके से वॉज वर्ब के साथ जो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी क्या दर्शाएगी? अवस्था दर्शाएगी। क्लियर हो गया? आई होप इतनी चीज आप लोगों की समझ में आई होगी। चलो अब इसी पे बेस एक चीज और देख लो, इसी के साथ हम अपना टॉपिक कंक्लूड करेंगे फिर, ठीक है ना। मतलब करना इतना ही है, ज्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन की जगह सबसे बढ़िया क्या है, एक टॉपिक पिक करो, उसमें बेस कुछ क्वेश्चंस देखो, स्ट्रक्चर देखो कैसे कैसे वो करते हैं, और बस, ठीक है ना। इतना बहुत है हम लोगों के लिए। देखो अब मैंने बोला why were you absent yesterday? मैंने बोला why were you absent yesterday? फिर मैंने बोला I want to know the reason why were you absent yesterday? ये सारी चीजें जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी पढ़ेंगे। देखो अब आप लोगों को मैंने सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया था कि WH वर्ड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ड, और बाकी का पूरा स्टेटमेंट सेम रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनते हैं, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सिर्फ आंसर हाँ या ना में है। ऐसे केसेस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए वी ओनली यूज हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर है, बट जब एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है वाक्य में, तो इसी स्टेटमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? WH वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, जब किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन चाहिए हो हमारे वाक्य में। अभी क्या है यहाँ पे, वर यू एब्सेंट यस्टरडे का मतलब होता है कि क्या तुम कल एब्सेंट थे, इसमें आंसर हाँ या ना में आता। जब मैं बोल रहा हूं व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, इसका मतलब हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। और जब एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है ना, तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो भी सुटेबल, जो भी एप्रोप्रिएट WH वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग से बता रखा। अब हर बार अगर ये चीज रिपीट करता रहूंगा, स्ट्रक्चर लिखवाता रहूंगा, रिपीटेटिव भी हो जाएंगी चीजें, मोनोटोनस भी हो जाएंगी, और क्या होगा, फालतू में अननेसेसरी वीडियोस लेंथी बनेंगी। इससे बढ़िया यह है पिन पॉइंट जो है, पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उसे डिस्कस करा जाए। क्लियर है, स्ट्रक्चर्स वगैरह नोट करके चलिए, एग्जांपल्स नोट करके चलिए, आजीवन काम आएगा। देखो अब आई वांट, और बाकी छोड़ूंगा कुछ नहीं, ग्रामर में सब पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम A to Z। क्लियर है, ठीक है। आई वांट टू नो द रीजन व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। क्लियर है, तो देखो आई वांट टू नो द रीजन, मैंने क्या बोला था, WH वर्ड से पहले हमने क्या कर रखा है, एक क्लॉज, जो कि हमारा मेन क्लॉज है, उसको ऐड कर रखा मैंने। आई वांट टू नो द रीजन, अब मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, तुम एब्सेंट तो थे एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, बट नाउ आई वांट टू नो द रीजन ऑफ योर एब्सेंस। मैं रीजन जानना चाहता हूं तुम्हारी एब्सेंस का। क्लियर है, तो मैंने क्या बताया था, जब इस तरीके का वाक्य हो, जब WH वर्ड से पहले ऑलरेडी एक वाक्य दिया गया हो,
तो फिर हम लोग जो नॉर्मल इंटेरोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर उसको फॉलो नहीं करते, वाक्यों को नॉर्मल एजर्टिव फॉर्म ASSERTIV नॉर्मल एजर्टिव फॉर्म में हम वाक्यों को चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई यू वर। क्लियर है? अब एक फ्लो में वाक्यों को पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई यू वर एब्सेंट यस्टरडे। इतनी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इजएमआर के केस में भी ये पढ़ा था, वहां पे भी हमने शिफ्ट करा था क्लॉज रूल के एप्लीकेशन के टाइम पे। उसी तरीके से हम लोग जब हम वॉज वर्ब पे बात करेंगे तो वॉज वर्ब को भी शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने की कंडीशन क्या है सर? शिफ्ट करने की कंडीशन ये कि WH वर्ड से पहले कोई भी क्लॉज अगर दिखे तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटरोगेटिव वाला पार्ट होता है वहां पे हेल्पिंग वर्ब को किसके बाद रखना है? सब्जेक्ट के बाद। और यही चीजें हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन में भी पढ़ेंगे, वहां पे मैं और अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज इस सेशन को यहीं रोकते हैं, इसे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सिंपल पास्ट पे ही होगा, पर अब हम एक्शन ओरिएंटेड जो केसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।